प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के इकलौते मकसद से बना इंडी गठबंधन अब धीरे धीरे दरक रहा। इंडी गठबंधन की कोई विचारधारा तो है नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर बना। लोकसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन की पहली परीक्षा हरियाणा में हुई, जहां वो बुरी तरह से फेल हो गए। अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी इंडी गठबंधन के दलों में तलवारें निकल रही हैं। सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड ही क्यों, जितने भी राज्यों में इंडी गठबंधन का अस्तित्व है, वहां लड़ाई ही चल रही है इनके बीच में। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक इंडी गठबंधन के दल अपने फायदे के लिए दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इंडी गठबंधन का आज की डेट में हाल यह हो रखा है कि महाराष्ट्र में सीटों के लिए इनकी आपस में लड़ाई चल रही है, सीटों पर समझौता ही नहीं हो पा रहा। झारखंड में तेजस्वी यादव नाराज हैं, आरजेडी कह रही है कि हम अकेले लड़ लेंगे, नहीं चाहिए हमको सीट। बंगाल केरल में लेफ्ट नाराज है, अखिलेश यादव से कांग्रेस नाराज है। उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में ठनी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन से बात का यह गठबंधन है, बहुत समझ में नहीं आता। किस बात का गठबंधन है? हर चुनाव में ये लोग लड़ते हैं, यानी जितने राज्य उतनी लड़ाइयां। इंडी गठबंधन के नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे इंडी गठबंधन की पोल खुलती जा रही है। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ जैसे नारों की आड़ में अपनी अपनी पार्टी बचाने की कवायद चल रही है। और सबसे ज्यादा घमासान तो महाराष्ट्र में मचा हुआ है। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन सीटों का बंटवारा ही नहीं तय कर पा रहा, और उधर बीजेपी ने इंडी का गेम बिगाड़ना भी शुरू कर दिया। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर जो खबरें आ रही हैं या चर्चाएं हो रही हैं, अगर वो सही हैं तो भाई इंडी गठबंधन का तो बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि सूत्रों का यह दावा है कि कांग्रेस के सूत्रों का, वो भी कांग्रेस के सूत्रों का, वो ये दावा कर रहे हैं कांग्रेस के सूत्र कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से एक सीक्रेट मुलाकात की, और मुलाकात का प्रस्ताव उद्धव की तरफ से आया था, बीजेपी की तरफ से नहीं गया था। संजय राउत की अमित शाह से मिलने की भी चर्चाएं चल रही है मार्केट में। तो ये सारी अफवाहें हैं, लेकिन चुनाव के पहले इस तरह की खबरें क्यों उड़ रही हैं, इसको लेकर प्रश्न उठ रहा है। महाराष्ट्र का चुनावी मौसम इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर तनातनी, और उस बीच ऐसी खबरें, हर कोई हैरान रह गया। हालांकि इन खबरों की पुष्टि ना तो कांग्रेस कर रही है, ना ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना कर रही है। संजय राउत ने ये सारी खबरें बेबुनियाद बता दी। हालांकि कोई मिलता है इस तरह से सीक्रेटली तो मानता थोड़ी है कैमरे पर आकर के हाँ मैं मिला था और मेरी बात नहीं बनी। बीजेपी के सुपारीबाज लोगों ने यह खबर फैलाई, संजय राउत ये कह रहे हैं। जरा एक बार संजय राउत को सुनिए। ये खबर जो फैलाने वाले लोग हैं, वो लोगों ने बीजेपी की सुपारी ली है। मैं सीधा बोल रहा हूं, बीजेपी और उनके लोग डरे हुए हैं हमसे, शिवसेना से, उद्धव ठाकरे से, माननीय उद्धव ठाकरे जी से। मेरा भी नाम घसीट लिया है। मैं आखिरी आदमी हूंगा जो ये लोगों के झमेले में आ जाऊंगा, समझा? हमने जो इतना संघर्ष किया है, तो संघर्ष से क्या उनके साथ जाने के लिए क्या है? संजय राउत तो साफ कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की खबरें फिर बाहर कैसे आ रही हैं? क्या अपनी सीटें बढ़ाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा ले रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी, या फिर जब उनको लग गया कि बीजेपी से अब ऐसा कुछ फायदा मिलना नहीं, बीजेपी अपनी शर्तों पर चल रही है और वहां से शायद डील नहीं होगी, तो अब तब इसलिए कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो इनके साथ जाएंगे नहीं? क्या हुआ है, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि सूत्रों का कहना है कि शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से यह खबर फैलाई गई कि वो महाविकास अघाड़ी से अलग हो सकते हैं। इस खबर पर कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि यह सब गलत है, महाविकास अघाड़ी में कोई मतभेद नहीं। या फिर कांग्रेस की तरफ से खबर फैलाई गई कि उद्धव और संजय राउत ने बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात की। इस पर शिवसेना उद्धव गुट ने कहा कि जो ये खबरें फैला रहे हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं। तो कैसा गठबंधन है तुम्हारा भाई कि एक दूसरे पर ही आरोप लग रहे हैं कि तुमने गलत फैला दी खबर, तुमने गलत फैला दी खबर। यानी एक दूसरे पे प्रेशर बना रहे हैं क्या कि ज्यादा सीटें ले सके कि ना मैं चला छोड़ के अगर तुम नहीं दे रहे सीट तो। यानी सीट शेयरिंग में अपनी बात मनवाने और दबाव बनाने के लिए इस तरह की खबरें प्लांट की जा रही हैं क्या? शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का तो साफ कहना है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सुनिए संजय निरुपम को, जो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस में थे। फिर बताऊंगा कि कैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सुर बीजेपी को लेकर अब नरम भी दिखने लगे। उद्धव ठाकरे जी और उनके खास लोगों ने इस प्रकार का एक दुष्प्रचार किया
इस प्रकार की झूठी खबरें फैलाई कि उनकी पार्टी यानी उबाठा महाविकास आघाड़ी से बाहर निकल रही है। कांग्रेस को समझ में आ गया कि झूठ बोला जा रहा है। फिर कांग्रेस की तरफ से भी एक प्रकार का दुष्प्रचार किया गया कि हां जी, ये उद्धव ठाकरे, संजय राउत और बीजेपी के किसी नेता के बीच एक गुपचुप मीटिंग हुई है और ये बाहर निकल सकते हैं। आखिरकार उबाठा वाले निकल के बोले ये झूठी खबर है। तो एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करना, एक दूसरे की पार्टी को कम आंकना, यह महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों के बीच इस समय चल रहा है। यानी महाराष्ट्र में चुनाव से पहले क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता बॉस, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के सुर बीजेपी और पीएम मोदी को लेकर लगातार बदल रहे हैं। उद्धव ठाकरे की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी की कुछ दिन पहले जम के तारीफ कर दी। एक इंटरव्यू में प्रियंका चतुर्वेदी से पूछा गया कि उनके पसंदीदा नेता कौन है। कोई भी सोचेगा, कहेंगे कि नहीं नहीं, उद्धव जी हमारे पार्टी के नेता, हमारे प्रिय नेता हैं। आदित्य ठाकरे को बोल देंगी बहुत होगा तो गठबंधन के नेता राहुल गांधी का नाम ले देंगी। ये यहां प्रियंका चतुर्वेदी कह दी कि आज के दौर में नरेंद्र मोदी जी मेरे पसंदीदा नेता हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी की ज्यादातर जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर लोकसभा चुनाव जितवाया, उनमें कुछ तो खासियत होगी। पीएम मोदी को युवाओं और महिलाओं से कनेक्ट करने में महारत हासिल है। पीएम मोदी में कुछ खास बात है। अब यही सब सुन के पब्लिक कह रही है कि बॉस, इसका मतलब शिवसेना जो है वो सिग्नल छोड़ रही है, जैसे एलियन का सिग्नल नहीं आता पोम 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 पोम। अब यहां कनेक्ट होगा कि नहीं वो अलग बात है, क्योंकि बीजेपी बहुत आगे निकल गई। अब वो कह रही है कि कहां पीछे गाड़ी लें, तुमको बैठाएं। तो एक तो मसला ये चल रहा है कि क्या ऐसे ऐसे लिफ्ट मांग रहे हैं उद्धव ठाकरे बीजेपी की गाड़ी में बैठने के लिए। पसंदीदा नेता के सवाल पर प्रियंका चतुर्वेदी ने बाला साहब ठाकरे का नाम नहीं लिया, उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लिया, शिवसेना के किसी नेता का नाम नहीं लिया, पीएम मोदी को अपना पसंदीदा नेता बता दिया। इसके भी कई मतलब निकाले जा रहे हैं। प्रियंका की तरह संजय राउत के बयान भी अलग अलग इशारे कर रहे हैं। संजय राउत ने तो आज कांग्रेस पर ही तंज कस दिया कि कांग्रेस तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए कह दिया कि इतनी बड़ी पार्टी के साथ हम क्या बात करें। सुनिए संजय राउत कैसे एक तरह से कोहनी मार के बात कर रहे हैं कांग्रेस से। फिर आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का इनका मामला फंसा कहां है और बीजेपी क्या कर रही है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी है। अब ये कांग्रेस तो हर विश्व में भी अनेक राष्ट्र में भी कांग्रेस के नाम से बहुत सी पार्टियां हैं, जैसे अफ्रीका में है और किसी, तो बड़ी पार्टी है, बहुत है बड़ी पार्टी के साथ हम क्या बात करें भाई। तो दिल्ली में उनका हाईकमांड है, उनसे बात हो रही है। महाराष्ट्र के सभी नेता हमारे मित्र हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी इंटरनेशनल पार्टी है, इसलिए हमारी उनसे जमी नहीं ज़्यादा कभी। इंटरनेशनल पार्टी से हम क्या बात करें। तो संजय राउत को तो ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज की मिर्ची लगी हुई है। वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि ये तो इंटरनेशनल पार्टी है, अफ्रीका वगैरह में भी, और कह रहे हैं बीजेपी इंटरनेशनल पार्टी थी इसलिए हमारी उनसे जमी नहीं। तो यानी कांग्रेस से भी नहीं जम रही है, वो भी तो इंटरनेशनल पार्टी आप बता रहे हो, और कह रहे हैं कि इनसे बड़ी पार्टी से हम क्या बात करें। मतलब साफ आप दिखा रहे हो कि कांग्रेस से बन नहीं रही है। और यही संजय राउत थे जिन्होंने हरियाणा के जिस दिन रिजल्ट आए थे तो कहा था कि बीजेपी को मानना पड़ेगा, उन्होंने हारी हुई बाजी जो है वो जीत ली। तो कुछ तो मतलब माहौल सेट करने का प्रयास हो रहा है। अब बीजेपी की तरफ से वो मिले ना मिले वो अलग बात है। महाराष्ट्र के अंदर इंडी गठबंधन में यह सारा रायता सीटों के बंटवारे को लेकर फैला। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी में सीटों को लेकर बात बन नहीं पा रही। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, उसी हिसाब से कांग्रेस अपने लिए सीटों की डिमांड कर रही है, जबकि उद्धव ठाकरे को लगता है कि महाराष्ट्र उनका होम स्टेट है तो उनको ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए। शरद पवार भी अपनी अलग बिसात बिछा रहे हैं। आप देखिए कि सीटों को लेकर महाराष्ट्र में चल क्या रहा इंडी गठबंधन के बीच। भाई कांग्रेस कह रही है कि 100 से ज्यादा सीटें हमको दे दीजिए, क्योंकि अभी लोकसभा में हमको अच्छे नंबर आए थे तो हमको 100 से ज्यादा सीट चाहिए। उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही है कि एक काम कीजिए, 100 से ज्यादा हमको दे दीजिए। शरद पवार की पार्टी को 75 सीटें मिल सकती हैं। 80% सीटों पर सहमति बनने का दावा किया जा रहा है। 30 से 40 सीटों पर अभी तक बात ही नहीं बन पाई। यह तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है जिस पर अभी मुहर लगनी बाकी है, और इसी वजह से महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन टूटता दिख रहा है। सीट शेयरिंग अभी तक फाइनल नहीं होने की वजह विदर्भ की सीटें, जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए संजय राउत को, जो उम्मीद जता रहे हैं कि जल्दी ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा।
बात ऐसी नहीं है, कांग्रेस की लेट लतीफ़ी या और किसी की बात नहीं है। आज शाम तक पूरा मामला खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का हाईकमांड दिल्ली में बैठता है, उनके निर्णय दिल्ली में होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या हमारे यहाँ के शिंदे गुट के नेता, उनके भी बॉसेस दिल्ली में है। तो जिनकी हाईकमांड दिल्ली में है, उनको बार बार दिल्ली में जाना पड़ता है। उसमें अभी हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा मतभेद नहीं रहेंगे और हम लोग एक साथ बैठकर निर्णय करेंगे। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे में तलवारें खींची हुई, लेकिन शरद पवार अभी तक खामोश हैं। शरद पवार माहिर और अनुभवी नेता हैं। शरद पवार के अगले स्टैंड को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या शरद पवार उद्धव ठाकरे से कम सीटों पर तैयार हो जाएंगे? 2019 के चुनाव में शरद पवार की पार्टी 123 सीटों पर लड़ी। 2019 में शरद पवार की पार्टी को 54 सीटें जीतने में कामयाबी मिली। 2019 में कांग्रेस ने एनसीपी से भी कम 44 सीटें जीती थी। क्या इस बार शरद पवार 72 सीटों के लिए मान जाएंगे कि हाँ ठीक है, चलो मैं 72 पे लड़ता हूं? भाई उनको भी तो साबित करना है कि भतीजे अजीत पवार ने पार्टी तोड़ी, लेकिन मैं ही अभी भी चाचा हूं राजनीति में। यह चुनाव महाराष्ट्र का हर चुनाव से इसलिए भी तो अलग है क्योंकि सबको प्रूव करना है। भाई शरद पवार को प्रूव करना है कि अजीत पवार गया बाहर, लेकिन असली एनसीपी हम है, पब्लिक मेरे साथ। उद्धव ठाकरे को प्रूव करना है कि शिंदे गए बाहर, लेकिन असली शिवसेना हम है, पब्लिक मेरे साथ। कांग्रेस को प्रूव करना है कि हम हरियाणा हार गए तो क्या हुआ, महाराष्ट्र में देखो जीत के दिखाएंगे। बीजेपी को प्रूव करना है कि उद्धव ठाकरे चले भी गए तो हमारे गठबंधन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सबको इस बार प्रूव करना है। इसलिए महाराष्ट्र का चुनाव इस बार आन बान शान की लड़ाई बना हुआ है। महाविकास अघाड़ी बनने और उद्धव को कांग्रेस के साथ लाने में शरद पवार की अहम भूमिका थी, लेकिन सीटों के बंटवारे में जिस तरह से शरद पवार को तीसरे नंबर पर धकेला जा रहा है, उससे शरद पवार बहुत संतुष्ट नहीं होंगे और आने वाले समय में वो अपने पत्ते खोल सकते हैं। महाराष्ट्र में जिन सीटों पर इंडी गठबंधन की बात नहीं बन पा रही है, उसमें से ज्यादातर सीटें विदर्भ इलाके की हैं और कुछ सीटें मुंबई की हैं। मुंबई की जिन सीटों पर खींचतान है, उसमें मुख्य तौर पर कुर्ला है, घाटकोपर पश्चिम है, सायन, कोलीवाड़ा सीट शामिल है। इसी तरह विदर्भ की 25 से 30 सीटें, जिसमें अरमोरी, रामटेक, कामठी, नागपुर दक्षिण, गढ़चिरौली, नासिक सेंट्रल, नासिक पश्चिम जैसी सीटें शामिल हैं। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस दोनों विदर्भ की सीटों पर अपना अपना दावा छोड़ने को ही तैयार नहीं है। कांग्रेस का तर्क है कि विदर्भ तो मेरा स्ट्रांग होल्ड है। विदर्भ इलाके में 62 सीटें आती हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से 29 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट कह रहा है कि करीब 8 सीटों पर तो हमारी भी बढ़त है, तो हम कैसे सीट छोड़ दें। अगर 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें भी विदर्भ इलाके में कांग्रेस का पलड़ा शिवसेना से भारी था। यही वजह है कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर विदर्भ की सीटें छोड़ना नहीं चाहती। लोकसभा चुनाव में भी कुछ सीटें ऐसी थीं जिस पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच ठन गई थी। इसलिए अब फिर यह चर्चा हो रही है कि कहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तरह उद्धव के साथ खेला न कर दे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सांगली पैटर्न की बड़ी चर्चा हुई। सांगली वही सीट है जिस पर निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल की जीत हुई। चुनाव जीतने के बाद विशाल पाटिल ने कांग्रेस को समर्थन कर दिया, जिससे लोकसभा में 99 सीट पर अटकी कांग्रेस ने सीटों की सेंचुरी बना ली। विशाल पाटिल को कांग्रेस सांगली सीट से चुनाव लड़वाना चाहती थी, लेकिन सीटों के बंटवारे में यह सीट शिवसेना यूबीटी के खाते में गई। विशाल पाटिल ने बगावत कर दी और निर्दलीय चुनाव लड़ा। पाटिल 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं और उन्होंने बीजेपी के मौजूदा सांसद को हराया। ऐसा दावा है कि सांगली सीट पर कांग्रेस नेताओं ने शिवसेना के उम्मीदवार की बजाय विशाल पाटिल का समर्थन किया और निर्दलीय चुनाव लड़कर भी वो जीत गए। अब सूत्र बताते हैं कि सांगली सीट पर शिवसेना की हार से उद्धव ठाकरे कांग्रेस से नाराज हो गए थे। इसलिए उद्धव ठाकरे को इस बात का डर जरूर सता रहा होगा कि कांग्रेस कहीं विदर्भ में उनके साथ खेल ना कर दे। संजय राउत तो लोकसभा की याद दिलाकर कांग्रेस से बड़ा दिल दिखाने की बात भी कर रहे हैं। सुनिए एक बार संजय राउत को। अगर कुर्बाने की बात कही तो सिर्फ अमरावती और रामटेक नहीं तो कोल्हापुर भी उसमें आता है। कोल्हापुर में हमारी वहाँ उस वक्त हमारे सांसद थे, हमारी सिटिंग सीट थी। अमरावती भी लगभग हमारी सिटिंग सीट थी, रामटेक हमारी सिटिंग सीट थी। तो ज़रूर हमने बड़ा दिल दिखाया क्योंकि हमें संविधान के दुश्मनों का पराभव करना था, उनको हराना था। इस बीच महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर मचे घमासान पर एक और बड़ी खबर आ गई है। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर इंडी गठबंधन का झगड़ा अभी भी जारी है। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में सीट शेयरिंग पर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ।
25 अक्टूबर को फिर से कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। उससे पहले कल मुंबई में फिर से महाविकास अघाड़ी की बैठक होगी। सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक में चर्चा होगी। यानी जो अभी आप सुन रहे थे संजय राउत को, जो ये कह रहे थे कि दिल्ली में आला कमान बैठा है कांग्रेस का, आज शाम तक सीटों का ऐलान हो जाएगा। बॉस, हमारे पास खबर ये आ रही है कि सीटों को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। अगली बैठक सीईसी की अब 25 को होगी। उससे पहले महाविकास अघाड़ी की एक बैठक होगी और उसमें क्या निकल पाएगा इस पर सबकी नजर रहेगी। हालांकि आज सबकी नजरें दिल्ली में होने वाली सीईसी की बैठक पर थी और उम्मीद थी कि आज सीट शेयरिंग पर कांग्रेस कुछ फाइनल कर देगी और कल मुंबई में ऐलान हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस आलाकमान एक और बैठक करेगा। सीईसी की बैठक अब 25 अक्टूबर को दिल्ली में होगी और इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने बताया कि कल मुंबई में 3 बजे इंडी गठबंधन की बैठक होगी, जहां सीटों के बंटवारे पर बात होगी। यानी एक तरफ बीजेपी है जिसने 19 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, 99 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, माफ कीजिएगा, और यहां इंडी गठबंधन अभी सीट ही फाइनल नहीं कर पा रहा है। महाराष्ट्र गठबंधन की मुश्किल और बढ़ा दी। वैसे तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 ही विधायक हैं, लेकिन अखिलेश यादव इंडी गठबंधन से 12 सीट मांग रहे हैं। अखिलेश यादव ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार भी दिए हैं। अखिलेश यादव का तर्क है कि वो सीटें जो मांग रहे हैं वो सीटें हैं जहां पार्टी मजबूत है। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को हरियाणा वाली गलती नहीं दोहरानी चाहिए और सीटें दे देनी चाहिए। अखिलेश यादव 12 सीट महाराष्ट्र में मांग रहे हैं, 5 पर उम्मीदवार उतार चुके हैं, लेकिन इंडी गठबंधन में कोई उन्हें भाव तक नहीं दे रहा। अपने नेता की इस तरह की बेइज्जती से महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी भड़क गए। अबू आजमी ने कहा कि अखिलेश यादव महाराष्ट्र में देख लें क्या कहना है, बार बार अपमान नहीं सहेंगे। सुनिए अबू आजमी को। जब श्री अखिलेश यादव जी जिन्होंने आगे अनाउंस किया है, उनकी लाज तो रखेंगे नहीं रखेंगे ये लोग, उनकी इज्जत रखेंगे नहीं रखेंगे ये लोग। हम इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी हैं, तो अगर अखिलेश यादव जी की बात 1, 2, 3 सीट पर नहीं रखी जाए तो क्या मतलब क्या? तो नहीं लड़ाऊंगा इलेक्शन, सब खत्म कर दूंगा, नहीं लड़ूंगा इलेक्शन। अगर ऐसी करना है तो छोड़ दूंगा, राजनीति संन्यास ले लूंगा, दे दूंगा अखिलेश भाई को, बनाइए किसी को, चलाइए, मैं नहीं चलाता। अगर ये सब करना है तो मुझे नहीं, मैं 5 से कम मुझे सीट लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी समाजवादी पार्टी अलग वहां पर रौले में है कि ना हम 5 से कम में तो जाएंगे नहीं। यानी एक तरफ इंडी गठबंधन अभी तक सीटों का बंटवारा ही नहीं कर पाया, दूसरी तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग पर मुहर भी लग गई। 18 अक्टूबर की देर रात गृहमंत्री अमित शाह के घर एनडीए दलों की बैठक हुई थी, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार शामिल हुए थे। इस दौरान सीटों के बंटवारे को फाइनल किया गया, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी 155 सीटों पर लड़ेगी, यह फाइनल हो गया बताया जा रहा है। शिवसेना शिंदे गुट 78 सीटों पर लड़ेगी और एनसीपी जो है अजीत पवार वाली, उसको 55 सीटें दी गई हैं। सीट शेयरिंग फाइनल होने के साथ ही बीजेपी ने 99 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। बीजेपी की पहली लिस्ट में 6 सीटें एसटी और 4 सीटें एससी के लिए हैं। 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 79 मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट मिला है। यह होती है चुनावी तैयारी। फटाफट सीटों का बंटवारा हो गया, फटाफट कैंडिडेट का ऐलान भी हो गया। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन का यह हाल है कि एक-एक सीट के लिए भयंकर लड़ाई हो रही है, क्योंकि मामला राज्य की सरकार का है और जिसकी जितनी सीट होगी उसकी बार्गेनिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। फिर भी कुछ लोग हैं जो इंडी गठबंधन के लिए माहौल बनाते रहते हैं, जैसे योगेंद्र यादव, जिन्होंने हरियाणा में कांग्रेस के लिए माहौल बनाया। नहीं बोले थे कि सुनामी आ रही है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। योगेंद्र यादव ने पता हवा, आंधी, सुनामी सब घोषित कर दी थी हरियाणा में कांग्रेस ने। यह अलग बात है कि हरियाणा में योगेंद्र यादव के सारे दावे खोखले और गलत साबित हुए। अब योगेंद्र यादव अपना उठाए रोलर वगैरह, अब महाराष्ट्र में पिच बनाने निकले कांग्रेस का घस के। लेकिन महाराष्ट्र की जनता योगेंद्र यादव जैसे चुनावी विश्लेषकों की सच्चाई जान चुकी है। आज अकोला में योगेंद्र यादव एक सभा कर रहे थे, तभी 40-50 लोगों की भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। योगेंद्र यादव के साथ हाथापाई तक हो गई। पुलिस ने किसी तरह से योगेंद्र यादव को बचाया और वहां से निकाला। जरा एक बार फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाई।